Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Nimra Habib is here. Today we will discuss the topic about biological methods, which is from Introduction of Biology, chapter number 1, part FSC part 1 से बायोलॉजिकल मेथड्स के अंदर हम सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करेंगे, फिर हाइपोथेसिस, फिर एक्सपेरिमेंट, डेटा कलेक्शन, कंक्लूजन एंड रीटेस्ट. नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऑब्जर्वेशन किसे कहते हैं. द बायोलॉजिस्ट रिकॉल्स हर प्रीवियस, मतलब जो बायोलॉजिकल्स होते हैं वो अपने प्रीवियस को वो रिकॉल करते हैं, यानी कि किसी चीज़ का मुशाहिदा करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसकी जांच पड़ताल करते हैं. और हम जो ऑब्जर्वेशन है वो कितने तरीक़ों से कर सकते हैं? 5. हमारे पास 5 सेंसेस होती हैं, लाइक विजन, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच. नेक्स्ट हम देखते हैं, इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं. might be noticing that people living in a village are more tough and strong. मतलब कि जितने भी विलेज के लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा टफ ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि उन्होंने अब मेहनत मशक्क़त करके खुद को कामयाब किया होता है और वो स्ट्रगल ज़्यादा करते हैं. सिटी के लोगों से निस्बत ना विलेज के लोग जो होते हैं वो स्ट्रगल ज़्यादा करते हैं, काम करते हैं खेतों में, इसीलिए उनके जो मसल्स होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं. नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इसकी ऑब्जर्वेशन की 2 टाइप्स होती हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. क्वालिटेटिव का आपको पता है, क्वालिटेटिव यानी कि ये म्यार को बयान करता है, जबकि क्वांटिटेटिव क्या होता है? ये मिकदार को. तो इसका मतलब क्या है? ये मेजरेबल होते हैं, क्वांटिटेटिव जो होते हैं मेजरेबल होते हैं, और ये जो क्वालिटेटिव होते हैं नॉन मेजरेबल होते हैं. इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर हम थर्मामीटर हो गया या फिर कोई भी बीकर्स ले लें, बैलेंसेस, ग्रेजुएटेड सिलेंडर्स ले लें, ठीक है, इनको हम मेजर कर सकते हैं, जैसे कि थर्मामीटर को भी मेजर कर सकते हैं, जबकि क्वालिटेटिव के अंदर हम सिर्फ क्वालिटी को चेक कर सकते हैं, उसको हम मेजर नहीं कर सकते. तो ये क्या है? ये क्वांटिटेटिव जो होते हैं वो इनवेरिएबल होते हैं, यानी कि इनकी जो मिकदार है इसको हम चेंज नहीं कर सकते. अगर किसी चीज़ का वेट 2 kg है तो वो 2 ही रहेगा, उसको हम चेंज नहीं कर सकते. जबकि इधर देख लें कि अगर हम क्वालिटी को देख लें, क्वालिटेटिव के अंदर देख लें तो क्या है? द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कोल्डर देन द बॉइलिंग पॉइंट. अब हमें क्या पता, चलें कूलर, हमें क्या पता कितना ठंडा है कितना कूलर है, तो इसकी हम क्वालिटी, इसकी म्यार को तो चेक कर सकते हैं कि पानी ठंडा है, लेकिन हमें क्या पता कितना ठंडा है, और यहाँ पे इसने उसको स्पेसिफिक नहीं किया हुआ. अब इसके बाद आ जाता है हाइपोथेसिस के अंदर क्या करते हैं? बायोलॉजिस्ट ऑर्गेनाइजेज हर ऑब्जर्वेशंस इनटू डाटा फॉर्म एंड कंस्ट्रक्ट्स अ स्टेटमेंट. मतलब इसके अंदर क्या रहता है? अपना डाटा जो है वो उसको कलेक्ट करता है, उसको ऑब्जर्व करता है, फिर एक स्टेटमेंट देता है. लेकिन जो वो स्टेटमेंट देता है वो क्या होती है? टेंटेटिव होती है, यानी कि 100% करेक्ट नहीं होती. किसी इंसान ने किसी चीज़ का मुशाहिदा किया, बर्ड्स का मुशाहिदा किया, तो वो उनके बारे में अभी परफेक्ट बात नहीं करेगा, वो एक टेंटेटिव स्टेटमेंट देगा जो कि रॉन्ग भी हो सकती है, कुछ हद तक बेहतर भी हो सकती है, लेकिन 100% करेक्ट नहीं होगी. नेक्स्ट हम देख लेते हैं हाइपोथेसिस की एक एग्जांपल ले लेते हैं. इसके अंदर ऑलमोस्ट 2 रीजनिंग्स इस्तेमाल होती हैं. रीजनिंग कौन कौन सी होती हैं? फॉर अ ग्रेट डील ऑफ केयरफुल एंड क्रिएटिव थिंकिंग इट नेसेसरी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाइपोथेसिस. बायोलॉजिस्ट आर यूज रीजनिंग. 2 टाइप्स की रीजनिंग होती हैं. फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस करती हैं जो कि डिडक्टिव रीजनिंग होती है, और इंडक्टिव रीजनिंग होती है. मतलब इन्होंने जितने भी हाइपोथेसिस होते हैं उनको फॉर्मुलेट करना होता है. ये 2 टाइप्स की होती हैं. इधर हम देख लेते हैं डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है. जो बायोलॉजिस्ट हैं वो एक डिडक्शन ड्रा करते हैं हाइपोथेसिस की, जो कि जिसके 2 लॉजिक्स होते हैं, इफ एंड देन. इट मूव्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक का लगा लेते हैं हम, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऑल द बर्ड्स हैव विंग्स, मतलब जितने भी परिंदे हैं उनके पास पर हैं. बट स्पैरो इज ऑल्सो अ बर्ड, सो इट ऑल्सो हैव अ विंग. मतलब जितने भी परिंदे हैं उनके पास पर हैं, लेकिन चिड़िया भी एक परिंदा है, तो इसका मतलब है तो जाहिर बात है उसके भी पर होंगे. तो ये क्या आ जाता है? डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर आ जाता है, और ये इतनी ऑथेंटिक नहीं है. फिर उसके बाद इंडक्टिव रीजनिंग आ जाता है. इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर क्या होता है? इट मूव्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू द जनरल. फॉर एग्जाम्पल ले लें, स्पैरो इज अ बर्ड एंड इट हैव विंग. तो इसका मतलब है अगर स्पैरो के पास विंग है तो बाकी सारे जितने परिंदे हैं, लाइक क्रो, पैरट, इन सबके भी पर होंगे. तो इसका मतलब है कि इंडक्टिव रीजनिंग को जो बायोलॉजिस्ट हैं वो ज़्यादा यूज़ करते हैं रादर देन
डिडक्टिव रीजनिंग, बिकॉज उसके अंदर क्या है, हमें पहले पूरे बर्ड्स जितने भी परिंदे हैं उनका मुशाहिदा करना पड़ेगा, फिर बाद में हम जाके कहेंगे कि स्पैरो के पर होते हैं, स्पैरो हैव विंग्स। तो लेकिन इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर क्या आ जाता है, इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर आ जाता है कि हम स्पैरो को पहले ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, उसके बाद आके हमें पता चलेगा कि इसके पास विंग है, तो हम उसको जितने भी हमारे पास बर्ड्स होंगे हम उस पर अप्लाई कर देंगे कि जितने भी बर्ड्स हैं दे हैव विंग्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, अब हम देख लेते हैं, अब फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी प्लांट्स के ऊपर मुशाहिदा करना है कि जितने प्लांट्स हैं वो क्या करेंगे, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनको क्लोरोफिल जो बनता है उनके अंदर वो लाइट की वजह से बनता है। तो हम इसका मतलब ये नहीं पूरे खेतों का, पूरी दुनिया के खेतों का मुशाहिदा करते फिरेंगे, हम क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक प्लांट लेंगे, उसके ऊपर मुशाहिदा करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे, फिर हम क्या कहेंगे, स्टेटमेंट्स देंगे और फिर कहेंगे कि भाई ये फोटोसिंथेसिस करता है, ये सूरज से रोशनी लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। तो इस प्रोसेस को, इस हाइपोथेसिस को हम क्या करेंगे, पूरे वर्ल्ड्स के प्लांट के ऊपर अप्लाई कर देंगे। तो इसीलिए इंडक्टिव रीजनिंग जो है स्पेसिफिक से जनरल तक ये ज़्यादा बेहतर है और बायोलॉजिस्ट इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद इसके दूसरे वेज भी हैं, इंट्यूशन और इमेजिनेशन है, एस्थेटिक प्रेफरेंसेस है, फिर रिलीजियस और फिलोसफिकल आइडियाज़ हैं, कंपैरिजन है और डिस्कवरी है। पहले क्या होता है, इमेजिनेशन, पहले सोचा जाता है कि ये, पहले तसव्वुर किया जाता है, जैसे कि फ़र्ज़ कर लें, ठीक है, किसी चीज़ को जैसे हम मैथ में फ़र्ज़ करते हैं, फ़र्ज़ करें कि एक्स की वैल्यू जो है फलां है, ठीक है, इसको हम फ़र्ज़ करते हैं। तो इसी तरह बायोलॉजिकल मेथड के अंदर भी हम चीज़ों को पहले फ़र्ज़ करेंगे, फिर उसके बाद उसकी प्रेफरेंस होगी, देखा जाएगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम उसकी रिलीजियस वैल्यूज़ देखेंगे, उसकी फ़िलोसफिकल आइडियाज़ को देखेंगे, फिर उसके बाद उसका कंपैरिजन करेंगे दूसरी जो पहले हाइपोथेसिस या फिर ऑब्जर्वेशंस हो चुके हैं उनका कंपैरिजन करेंगे, फिर उसके बाद में डिस्कवरी होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसकी सबसे पहले क्या होता है, हम पूरा जो प्रोसेस है उसके अंदर सबसे पहले ऑब्जर्वेशन की जाती है, उस चीज़ों का मुशाहिदा किया जाता है, फिर उसके बाद एक स्टेटमेंट दी जाती है जिसको हम हाइपोथेसिस का नाम लेते हैं, जो कि टेंटेटिव होती है, इसका मतलब ये 100% करेक्ट नहीं होती। फिर हाइपोथेसिस की टेस्टिंग होती है, उसको टेस्ट किया जाता है लेबॉर्ट्रीज के अंदर, फिर थ्योरी टेस्टिंग होती है, थ्योरी उसके बारे में, फिर प्रोडक्टिव थ्योरी को देखा जाता है कि इसके अंदर कौन सी चीज़ें सही हैं, कौन सी चीज़ें गलत हैं, उनको पहले चेक किया जाता है, उनका प्लेजरिज्म चेक किया जाता है, फिर उसके बाद थ्योरी दी जाती है। थ्योरी के बाद जो थ्योरी के अंदर जो प्लेजरिज्म निकाल के फिर उसको साइंटिफिक लॉ का नाम दिया जाता है। साइंटिफिक लॉ एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कि हर सूरत में उसी को ही अप्लाई करना होगा और वो कभी गलत नहीं हो सकती। थ्योरी एंड प्रोडक्टिव थ्योरी क्या होता है, थ्योरी एक होती है हाइपोथेसिस की रिपीटेडली टेस्टेड होते हैं, मतलब जो हमने थ्योरी जो अपनी दी होती है ना, हाइपोथेसिस दिए होते हैं, उनको रिपीटेडली टेस्ट किया जाता है और उसके अंदर से जो गलतियां वगैरह उनको निकाल दिया जाता है। फिर उसके बाद प्रोडक्टिव थ्योरी आ जाती है। प्रोडक्टिव थ्योरी के अंदर क्या होता है, एक अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन किया जाता है और दूसरे हाइपोथेसिस किए जाते हैं। नेक्स्ट साइंटिफिक लॉ आ जाता है। साइंटिफिक लॉ जो है एक यूनिफॉर्म कांस्टेंट फैक्ट है जो कि नेचर के अंदर दिया जाता है और ये इरफॉल्टेबल होता है, मतलब कि इसके अंदर से हम कोई भी गलती नहीं कर सकते और ना ही हम इसको निकाल सकते हैं। बायोलॉजी इज शॉर्ट एंड लास्ट ड्यू टू इल्यूसिव नेचर ऑफ लाइफ, मतलब कि हमारी नेचर के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं अगर उनके बारे में साइंटिफिक लॉ दे दिया जाए तो वो बिल्कुल नेचर के अकॉर्डिंग होगी, मतलब जैसा कि कुदरत में पाया जाता है, जो साइंटिफिक लॉ है उसके बारे में बिल्कुल करेक्ट बताता है, तो इसे हम कभी भी रॉन्ग प्रूफ नहीं कर सकते। Okay students, it's all about our today's lecture and if you have any question you can ask me in the comment section. Like करें, शेयर करें, कमेंट करें and thanks for watching. Allah Hafiz.